नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जो मैथ्स में है रियल नंबर, उसको हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। और आगामी एग्जाम में आपका रियल नंबर से देखेंगे तो टोटल प्रश्न यहाँ पर जितने मार्क्स के पूछे जाएंगे तो वो टोटल 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा CBSE के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। और हमारा फोकस रहेगा कि एनसीईआरटी में जिस प्रकार से आपका सीक्वेंस वाइज आपको समझाया गया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है कि रियल नंबर क्या है, व्हाट इज रियल नंबर। देखिए इस क्लास में हम लोग बेसिक को समझेंगे और बेसिक से जो स्टूडेंट को मैथ्स में डर लगता है तो हमारा क्लास देखने के बाद मैथ्स में उसको डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीरो टू हीरो हम लोग बन सकते हैं। ठीक है ना, तो आप एकदम जो कमजोर स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनको मैथ्स में अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है और वो 10th क्लास में चाहते हैं कि हमारा अच्छा रिजल्ट आए मैथ्स में, तो एग्जाम आपका क्या होगा, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे ना कि चैप्टर वाइज को पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल और साथ में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, वो भी एकदम अच्छे तरीके से और एक अच्छे मेथड से, जिसमें आपको क्या होगा कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम में यदि डाटा चेंज करके भी देगा तो आपको क्या होगा कि वहां पर क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड बना सकते हैं। ठीक है, और खास करके जो हमारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको तो हम एक ऐसे लेवल तक पढ़ाएंगे जिसमें आपका क्या होगा कि विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेथड से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो है हमारा रियल नंबर का। ठीक है, अब रियल नंबर हमारा होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज हमारा जो होता है वो नंबर होता है। अब नंबर में हमारा क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है, पहला तो हमारा रेशनल नंबर और दूसरा हमारा इरेशनल नंबर। यानी कि जब हम ये दोनों को कंबाइन करते हैं इस पूरे फैमिली को, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसका एक सरनेम दे दिया जाता है रियल नंबर। अब रेशनल नंबर के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जो हैं वो आते हैं, कौन सा नंबर, जिस प्रकार उसको हम आगे समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि माइंड मैप के आधार पर आप समझ सकते हैं कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर उसको दो भागों में बांट सकते हैं। अब इरेशनल नंबर तो हमारा क्या है कि वो अकेले है। ठीक है, इसमें कुछ ही नंबर यानी कि सम नंबर जो है वो रियल नंबर में इरेशनल नंबर में आते हैं। सम नंबर्स यानी इरेशनल नंबर है, यानी कि कंपैरिजन देखा जाए तो आपका जो हमारा रेशनल नंबर है वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, इरेशनल नंबर के कंपैरिजन में। अब रेशनल नंबर में सबसे पहला हमारा जो स्टार्ट नंबर होता है वो हमारा होता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारा क्या है उसको समझिए। अब नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, सबसे पहले ये हमें बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड, वो हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो हम लोग काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं भाई, तो 1 से 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी तक। कहां तक जाएगा इसका अंत नहीं है, आज तक नंबर का अंत नहीं हुआ है। तो वो हमारा 1 से स्टार्ट करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब दूसरा पार्ट हमारा इसी में आता है जब हम कह दे होल नंबर। ठीक है, तब ये होल नंबर हमारा क्या है, तो जब हमारा नेचुरल नंबर में
इसके परिवार यानी कि इस फैमिली में हम यदि 0 को शामिल कर ले तो वो हमारा क्या कहलाने लगता है, होल नंबर। यानी इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि इफ वी इन्वॉल्व 0 in the family of natural number यानी कि नेचुरल नंबर के परिवार में हम देखिए, अब ये हमारा एक फैमिली था 1 2 3 4 5 6 7 से इंफिनिटी तक। अब इसके परिवार में यदि हम शामिल कर ले किसको, 0 को, तो 0 हमारा 0 के साथ स्टार्ट होने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्याएं। अब हमको लगता है कि रेशनल नंबर ये सब जितने भी हैं सभी के सभी रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब इसके आगे हम लोग और भी समझ सकते हैं कि नंबर का और भी बंटवारा क्या होता है कि इवन नंबर, ओड नंबर, इसको भी हम लोग आगे समझ ही लेते हैं। अब देखिए तीसरा यदि आपको पूछा जाए कि आपका इवन नंबर और ओड नंबर क्या है, इवन, ठीक है, और ओड, तो देखिए इवन नंबर हमारा क्या होता है और ओड नंबर क्या होता है। तो देखिए ये भी हमारा एक प्रकार के देखा जाए तो ये हमारा होल नंबर ही होता है, लेकिन वैसे नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं जो हमारा 2 से टोटली डिविजिबल हो जाए। यानी टोटली डिविजिबल कहने का अर्थ है कि वो रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है। दैट मीन्स विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। यानी कि वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि जैसे 2 4 6 8, ठीक है, ये जितने भी नंबर हैं आप देखेंगे कि 2 का टेबल से टोटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। दैट मीन्स इस पे रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। अब आप समझेंगे कि ओड नंबर क्या है, तो ओड नंबर क्या होगा कि जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि विच नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। यानी कि वैसे नंबर जो हमारा 2 से जो है एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। जैसे आप कह सकते हैं कि 1 तो हमारा 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 1 ही खुद छोटा नंबर है। अब इसके अलावा 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब आप देखिए कि 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। इसमें डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा कि रिमाइंडर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 का टेबल में 2 1 जा 2, अब रिमाइंडर यहाँ 1 हो जा रहा है, तो क्या हमारा ये इवन नंबर होगा? तो नहीं। तो यही होता है एग्जैक्टली डिविजिबल। कहने का अर्थ है कि आपका रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, और आप इस नंबर में देख रहे हैं कि 0 नहीं हो रहा है। अब आप इसमें दोनों में कॉमन देख सकते हैं। क्या कॉमन देख सकते हैं दोनों को समझने के बाद कि इवन नंबर जो होता है वो हमेशा स्टार्ट 2 से होता है, और अल्टरनेट एक एक छोड़ के, यानी कि 2 के बाद हमारा 3 छूट जाएगा, और जो हमारा 3 जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। अब ये 4 जो है वो क्या होगा, इवन होगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि एक इवन नंबर होता है, और एक के छोड़ के बाद, यानी एक स्टेप को छोड़ेंगे तो वो हमारा ओड नंबर में आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ओड नंबर हो गया, फिर हम अगला नंबर लिखेंगे 6, तो ये हमारा क्या होगा, इवन होगा। अल्टरनेट वे में क्या होता है, इवन और ओड नंबर हमेशा नंबर आते जाता है। अब आप बोलेंगे सर कि 0 हमारा क्या होगा, तो 0 को भी हम शामिल कर सकते हैं क्या, ओड नंबर नहीं, इवन नंबर में, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं, इंटीजर नंबर, ठीक है। अब ये हमारा इंटीजर नंबर क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर हमारा क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए इंटीजर क्या है कि आप मान लीजिए कि हमारा एक नंबर लाइन लेते हैं। अब ये नंबर लाइन में हम क्या करते हैं कि बीच में हम 0 रखते हैं। अब इस साइड हमारा पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें हमारा होल नंबर भी है। इस साइड आपका देखते हैं कि पूरा हमारा होल नंबर है।
और अब आप इस साइड देखेंगे तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि नेगेटिव नंबर आ रहा है। अब इसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, यानी कि इंटीजर हमारा क्या कहलाता है कि वैसा फैमिली जिसमें हमारा क्या हो, यानी नेगेटिव नंबर भी हो, साथ में होल नंबर भी हो। जब ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर कहेंगे। यानी कि जितने भी नंबर हमारा नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो और जीरो हो, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं। अब अलग अलग नाम दिया जाता है कि यदि हम यहां से यहां तक नेगेटिव वाले पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि वो नेगेटिव है। और जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो इंटीजर, तो इंटीजर का टाइप कह सकते हैं। और जो पॉजिटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आप यहां पर समझ चुके हैं कि इवन नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट हमारा आता है फ्रैक्शन। बहुत कोई क्या होता है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं। फ्रैक्शन नंबर, अब ये फ्रैक्शन हमारा क्या है, तो देखिएगा फ्रैक्शन हमारा क्या होता है कि ये जो हम कह सकते हैं कि अ पार्ट आउट ऑफ टोटल यानी कि कहता है अ पार्ट आउट ऑफ टोटल, यानी कि टोटल में से कुछ पार्ट हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 रोटी है, उसमें से हमारा 2 पार्ट क्या है, हम खा चुके हैं, तो ये 2/4 जो हमारा होगा फ्रैक्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 कोई संख्या है और उसमें से हम एक पार्ट को क्या कर लिए, अलग कर लिए, तो ये 1/5 जो है ये हमारा फ्रैक्शन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फ्रैक्शन का क्या है कि फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, अब आप यहां पर समझिए कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंसेस। अब रेशनल नंबर क्या हो सकता है कि नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन नंबर जो है वो केवल और केवल पॉजिटिव हो सकते हैं। तो आप यहां पर नोट में लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये चीज आप इसको नोट में राइट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन और जब कभी कोई भी आपको पूछेगा कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंसेस है, तो फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन केवल हमारा क्या होता है, अ पार्ट ऑफ टोटल, आउट ऑफ टोटल, टोटल में से कुछ पार्ट हमारा क्या होता है, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक इतना सा बड़ा सा रोटी है, अब आप इसको 4 भाइयों में बांट देते हैं। अब एक भाई जो है रोटी को खा चुका है, अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो टोटल कितने भाग थे, 1 2 3 4, तो 4 भाग थे। टोटल हमारा नीचे वाला क्या दिखाता है, टोटल, और यहाँ जो दिखाता है कि आप कितने पार्ट आप उसको अलग कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक भाई एक 4 भाग में एक भाग क्या कर लिया, एक पार्ट को जो वो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रत्येक भाइयों में, यानी कि 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप यहीं पर हम लोग माइनस में 1/4 कहेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, नॉट फ्रैक्शन, इसको हम लोग फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर एग्जैक्टली कह सकते हैं कि आखिर रेशनल नंबर हमारा है क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं कि देखिए इसमें हमारा क्या होगा कि इसको हम लोग देख सकते हैं कि अब देखिए रेशनल नंबर भी हमारा कैसा दिखता है, तो लुक लाइक फ्रैक्शन, यानी ये भी जो है हमारा फ्रैक्शन के ही जैसा दिखता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि नेगेटिव
पॉजिटिव as well एज 0। यानी इसमें हमारा क्या होगा कि देखिए रेशनल नंबर में क्या है कि वो एक प्रकार से फ्रैक्शन के जैसा दिखेगा। दूसरा चीज क्या है कि ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एज वेल एज 0 भी हो सकता है। दैट मीन्स हम लोग इसको कह सकते हैं कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integer। अभी हम आपको बताएं कि इंटीजर क्या है। इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब आप इस चीज को समझिएगा कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि माइनस में 1। अब आप बोलेंगे सर माइनस में 1 हमारा इंटीजर है, अब इसके नीचे हमारा 1 हो सकता है। मान लीजिए कि हम माइनस में 2/4 लिख रहे हैं तो यहां पर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 0 नंबर को बोल रहे हैं तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हमारा छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो कभी भी जैसे मान लीजिए आप इसको बोलेंगे कि 2/0 तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, 0 कभी भी Q के नीचे यानी कि Q बराबर 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर में कभी भी 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला पार्ट हमारा जो है था हमारा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर हमारा क्या है। इरेशनल नंबर तो हम आपको बताएं कि इरेशनल नंबर में पहला चीज आपको क्या करना है कि इट कैन नॉट बी तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी रिटेन एज P by Q। ठीक है, जहां पर P और Q वो क्या होगा, इंटीजर होगा। Z का मतलब क्या है, आपका बिलोंग कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग। ठीक है, यानी कि P और Q हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको क्या कह सकते हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो इट कैन नॉट बी रिटेन एज P by Q, है ना, जहां पर P और Q एक इंटीजर हो और Q बराबर नहीं हो 0 का, ये आपका समझ में आना चाहिए। तो इरेशनल नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं कि P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बोलेंगे सर कि कैसे नंबर को हम लोग P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक हो गया किताबी नॉलेज, यानी कि कैसे नंबर यानी P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब आपको हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये √2 है तो √2 को हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसको P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √3 हो गया, ये भी नहीं लिखाएगा, √5 नहीं लिखाएगा, पाई भी नहीं लिखाएगा। अब इसका एग्जैक्टली मतलब को समझिए कि आखिरकार एग्जैक्टली क्या होता है। एग्जैक्टली मीन्स रेशनल इरेशनल नंबर किसको कहेंगे। अब आप कहेंगे सर कि ये 36 है, अब ये 36 हमारा रेशनल है कि इरेशनल है, कंफ्यूजन है। अब इसमें कंफ्यूजन कैसे होगा, क्या बोले सर कि जितने भी रूट वाले नंबर हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है ना। देखिए अब आपका यहां पर भी रूट था, यहां पर भी रूट था, यहां पर भी रूट था, सब में हमारा रूट्स दिख रहा है, लेकिन क्या सारे रूट्स हमारे रूट्स नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, तो नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि देखिए जब 36 को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो यहां पर 6 into 6 कर सकते हैं। अब आप इसको लिखेंगे 6 का पावर 2 होगा और यहां पर हम लोग जानते हैं कि 2 है। अब जब दोनों को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 6। यानी कि जब हम ऐसा हो कि स्क्वायर रूट में है और एग्जैक्टली यदि उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो वैसे नंबर हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो एक मोटा मोटी हम लोग समझ सकते हैं कि इरेशनल नंबर वैसे नंबर होंगे जिसका हमारा एग्जैक्टली क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो। जैसे आप यहां पर बोलेंगे कि सर क्या हमारा 8 क्या √8 हमारा इरेशनल नंबर होगा, तो क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर,
क्यों नहीं निकल रहा है? जैसे ये 4 इंटू 2 है, अब आप यहां से 4 तो बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, लेकिन अंडर में हमारा √2 हो जाएगा। जब ये रेशनल नंबर है, अब आप यहां देख सकते हैं कि 2 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन हमारा √2 हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाता है तो ये पूरा पूरी हमारा क्या कहलाने लगता है? इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर ही होगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा आप देखे होंगे कि 9th क्लास में आपको बताया गया था कि जब कोई भी एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को एडिशन किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई में कुछ कुछ केसेस में क्या है कि दो रेशनल इरेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशनल नंबर बन सकता है, लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि वहां से कट जाए तो रेशनल नंबर दे सकता है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में यदि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो वैसे में हमारा क्या होता है? डिवाइड भी करेंगे तो भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो एक इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए, अब आप 9th क्लास में क्या पढ़े थे कि 9th में आप पढ़े थे कि जब कोई भी एक रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर है ना, और एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में या तो प्लस किया जाए या तो माइनस किया जाए या तो मल्टीप्लाई किया जाए या तो डिवाइड किया जाए, ये तीनों करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसको आपको याद कर लेना है, जो कि हम लोग 9th क्लास में इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब देखिए, पूरा ओवरव्यू हम लोग ये क्या समझे कि यदि हमारा यानी कि पहला हमारा चाहे वो नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, दूसरा चाहे वो हमारा होल नंबर हो, होल नंबर, तीसरा क्या हो सकता है? इंटीजर हो, चौथे नंबर में हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन हो, पांचवा रेशनल नंबर हो, ठीक है, और छठा इरेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो। इस पूरे फैमिली को, इस पूरे फैमिली का एक नाम होगा। इस पूरे फैमिली को हम लोग क्या कह सकते हैं? इस फैमिली को कह सकते हैं कि सरनेम, यानी कि सरनेम क्या होगा? रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि रियल नंबर को हम एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या कह सकते हैं? सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि रियल नंबर हमारा क्या है। अब रियल नंबर हमारा क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 सब ये हमारा, इसके अंतर्गत जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमारा होल नंबर है, और जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर नंबर है, और जितने भी इंटीजर नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है। अब सभी के सभी रेशनल नंबर और इधर बगल में हमारा इरेशनल नंबर, जब हम इसको एक साथ मिलाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग का 10th क्लास में देखेंगे तो पहला थ्योरम जो दिया हुआ है, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम को हम समझते हैं कि यह थ्योरम हमें क्या सिखाता है। अब देखिए थ्योरम का क्या कहना है। थ्योरम को आप दो शब्दों में समझ सकते हैं, एक तो हमारा स्टेटमेंट है और दूसरा हम अपने शब्दों में क्या कह सकते हैं कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट दैट एवरी composite number can be uniquely expressed as product of prime numbers disregarding the order of factor। या फिर आप दूसरे शब्दों में स्टेटमेंट क्या कह सकता है, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। अब यहां पर एक शब्द आया हमारा कंपोजिट नंबर। अब इस सबसे पहले समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है?
तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दो तरह का नंबर हमारा होता है। तो प्राइम नंबर हमारा क्या है कि वैसे नंबर यानी कि विच नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एनी नंबर, यानी कि एग्जैक्टली जो हमारा उसका दो फैक्टर होना चाहिए, जिसका केवल और केवल एग्जैक्टली वन और अपने आप से वो डिवाइड होता है, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, मोर देन टू फैक्टर, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसा हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं वन। अब वन कौन कौन टेबल से हमारा डिवाइड होगा, तो देखेंगे वन केवल वन से डिवाइड होगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर। अब वन का वन फैक्टर है। अब टू को देखते हैं तो टू केवल वन और टू से डिविजिबल हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ओनली टू फैक्टर। इसका कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं। अब आप थ्री नंबर को देखेंगे तो वन और थ्री से डिविजिबल होगा, है ना, तो इसका भी हमारा क्या होगा, ओनली टू फैक्टर। ठीक है, अब आप यहां पर फोर नंबर को देखते हैं तो वन से भी डिविजिबल हो जा रहा है एग्जैक्टली, फिर टू से भी हो जा रहा है और लास्ट में फोर से भी डिविजिबल हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ओनली थ्री फैक्टर। इसके कितने फैक्टर हैं, थ्री फैक्टर है। इसी तरह हम फाइव नंबर को देखेंगे तो वन और इसका केवल फाइव ही एक फैक्टर है, तो इसका भी ओनली वन, नहीं इसका होगा ओनली टू फैक्टर, इसका भी दो फैक्टर होगा। अब आप यहां पर दो, जिसका दो फैक्टर है, वन फैक्टर है, वन फैक्टर है तो उसका तो आपको बताना ही नहीं है कि यह प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों में से कोई नहीं है, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। अब इसको स्टार कर देते हैं। बाकी आपका जिसका दो फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा कि मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, यानी कि कंपोजिट नंबर हमारा कम से कम दो से जिसका ज्यादा फैक्टर है उसका हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो दैट मीन्स इसका एग्जांपल में हम क्या समझ सकते हैं, देखिए टू हमारा केवल और केवल दो फैक्टर है तो वो हमारा नहीं होगा, थ्री भी नहीं होगा, फोर हो सकता है, सिक्स हो सकता है, एट हो सकता है ना, होगा ही, हो सकता नहीं, फिर 10 होगा, 12 होगा। तो देखेंगे कि 4, 6, 8, 10 ये सब जितने भी नंबर हैं इसका हमारा क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर है। तो दो से ज्यादा वाले फैक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर कंपोजिट नंबर हम लोग समझ गए। अब कंपोजिट नंबर को ही हमारा थ्योरम में क्या कहता है कि उसको हम लोग प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में क्या कर सकते हैं, उसको हम दर्शा सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम समझते हैं कि आखिर हमारा थ्योरम क्या समझाना चाहता है, कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम दर्शा सकते हैं, यानी कि उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऑर्डर आपको टेंशन नहीं लेना है कि ऑर्डर आपका सीक्वेंस में हो, आगे पीछे भी हो सकता है ना, उसको हम समझाते हैं आगे स्लाइड में। अब देखिए थ्योरम का क्या कहना है कि जैसे अब आप यहां पर एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 36, ये 36 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब इस 36 को हम क्या कह सकता है कि इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अब फैक्टराइज हमारा क्या है और फैक्टर क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि फैक्टर, अभी हम आपको बताएं कि कोई भी हमारा फैक्टर कब होता है। तो फैक्टर क्या होता है कि ये आप समझ सकते हैं कि परफेक्ट डिवाइजर है। वो क्या है, परफेक्ट डिवाइजर है, परफेक्ट डिवाइजर। कहने का अर्थ कि फैक्टर कब होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा 4 है, वो 2 का फैक्टर है, 2 का फैक्टर है तो 2 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। जैसे मान लो कि 4, अब 4 का फैक्टर हमारा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, है ना, और 4 होगा। तो ये 1 फैक्टर कैसे हो रहा है कि 1 से ये पूरा पूरी क्या हो रहा है कि डिविजिबल हो रहा है, फिर 2 से भी ये क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, और साथ में आप देखेंगे कि 4 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो ठीक है, फैक्टर हमारा क्या होता है कि परफेक्ट डिवाइजर होता है। अब आप यहां पर देखिए कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। थ्योरम क्या आता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ऑर्डर आपको
रीअरेंज कर सकते हैं, या फिर वहां पर मैटर नहीं करता है कि आप किस प्रकार से उसको लिख रहे हैं। जैसे हम आप यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज हम करेंगे तो 36 का फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन करने में क्या होता है कि सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम फैक्टर को देखेंगे तो सबसे छोटा फैक्टर हमारा 2 है। तो क्या हमारा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है? तो 2 से हो रहा है। 2 का टेबल में पढ़िए तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अब फिर 2 से जा रहा है 2 9 जा, फिर 3 से जा रहा है 3 3 जा 9, अब फिर 3 से 3 1 जा 3। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि 36 का फैक्टर हमारा क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 36 का फैक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब आप क्या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 36 को हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखिए किसी भी केस में आप लिखेंगे, चाहे आप इस फॉर्म में लिखें चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिखें, सभी फॉर्म में हमारा 36 का जो है वो जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सभी क्या है? प्राइम नंबर है। 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। ये भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। अब सभी के सभी प्राइम नंबर में, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन क्या यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं। पहले आप देखेंगे कि यहां पर हमारा पहले 2 है, फिर बाद में 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो क्या ये ऑर्डर सीक्वेंस में है? ऑर्डर सीक्वेंस में नहीं है। अब आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग 3 को लिखे, फिर 3 को लिखे, फिर 2 को लिखे, फिर 2 को लिखे, लेकिन ये 36 का फैक्टर है और जितने भी फैक्टर है वो हमारे प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टर को दिखाया जा रहा है। तो थ्योरम जो हमारा कहता है यही कहता है 1.1, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, तो उनका कहना है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्राइम नंबर के फॉर्म में उसको हम दर्शा सकते हैं। लेकिन वहां पर क्या है कि आपको ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है, ऑर्डर हमारा आगे पीछे हो सकता है। ये हमारा थ्योरम का मेन कहना था। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जनरल फॉर्म में इसको कह सकते हैं क्या कि अ गिवन कंपोजिट नंबर x, मान लीजिए कि आपका एक कंपोजिट नंबर हमारा x दिया हुआ है। अब उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर p1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय p2 मल्टीप्लाइड बाय p3, है ना, मल्टीप्लाइड बाय डॉट डॉट pn तक हम उसको दिखा सकते हैं। वेयर जहां पर हमारा क्या होगा कि p1 p2 p3 डॉट 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 pn हमारा क्या होगा? आर प्राइम्स। ये जितने भी होंगे वो हमारे क्या हैं? प्राइम्स हैं। एंड रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यदि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो p1 से बड़ा या बराबर p2 होगा, बड़ा उससे बड़ा या बराबर p3 होगा, ठीक है, बड़ा या बराबर आगे हम लोग कह सकते हैं कि pn तक ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि एक नंबर हमारा जो कंपोजिट नंबर है 32760, अब इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो हम इसका फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू में हमारा 13, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, इंडिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए 2 हमारा कितने टाइम्स है? 1 2 3, तो 2 का पावर हम 3 लिख सकते हैं। अब 3 हमारा देखिए 3 कितने टाइम्स में है? 2 टाइम्स, तो इसका पावर 2 हो जाएगा। 5 अकेले है तो 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 7 1 है तो 1 लिख सकते हैं, 13 है 1। अब पावर में 1 नहीं लिखा जाता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर कुछ नहीं 7 और ये 13 अकेले है। ये हमारा क्या है? एक सीक्वेंस में है असेंडिंग ऑर्डर में, और जितना बार जैसे 2 3 बार आ रहा है, 3 प्राइम फैक्टराइजेशन में जा रहा है, तो इसको पावर में आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये 32760 का हमारा ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि जितना भी कॉन्सेप्ट को समझे। अब आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जो कि हमारा एनसीईआरटी का है। ठीक है,
एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि पहला ही एग्जांपल हमारा क्या कहता है कि कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of for n which 4 to the power n ends with the digit 0. यानी देखिए क्वेश्चन का क्या कहना है कि यदि हमारा 4 to the power n है और n हमारा क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो जो हमारा 40 जब हम n पर नेचुरल नंबर रखे दैट मीन्स इसको कह सकते हैं कि n पर हम लोग 1 भी रख सकते हैं, 4 टू द पावर 2 रख सकते हैं, 4 टू द पावर 3 रख सकते हैं, 4 टू द पावर 5 रख सकते हैं। यानी ये सभी नंबर हम रखेंगे और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 4 होगा। अब इसको लिखेंगे तो 4 इंटू 4 होगा, ये हमारा क्या होगा, 16 होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसको 3 टाइम्स आप लिख देंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होगा। तो इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वैसा कौन सा वैल्यू होगा n पर हम क्या रखा जाए जिससे 4 टू द पावर जो हमारा n है वो लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो वैसे वैल्यू को आपको ढूंढना है और देखना है कि हम क्या रखें n का वैल्यू जिससे हमारा 4 टू द पावर n जो होगा, जो भी वैल्यू रखेंगे वो लास्ट हो जाए 0 से एंड हो। तो क्या ऐसा कोई ऐसा वैल्यू है जो n का जो कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर है और 4 टू द पावर में है तो वो 0 से एंड होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है तो आपको बताना है, चेक करना है। तो देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि हमारा 4 टू द पावर n पर वो 0 हो जाए। तब हम यहाँ पर लिख देंगे कि नो नेचुरल नंबर ऑफ n in 4 to the power n can end with 0। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो कि हमारा n पर रखे नेचुरल नंबर और वो 0 हो जाए। अब 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये 20। अब 20 को आप फैक्टराइज कीजिए, देखिए 20 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 से जाएगा 2 1 जा 0, फिर 2 से जाएगा 2 5 जा, फिर 5 से जाएगा 5 1 जा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 5 है ना, इसका 2 पर पावर 2 है और इंटू 5 है। अब इस 20 हमारा लास्ट डिजिट हमारा क्या है, लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट इसका हमारा 0 है, यानी यूनिट डिजिट पर 0 है, एंड कर रहा है 0 से। तो वहां पर आपको क्या दिख रहा है, वहां पर दिख रहा है एक फैक्टर हमारा 5 दिख रहा है। यानी कि कोई भी नंबर 0 होगा, 0 से एंड होगा तो वहां पर कम से कम हमारा 2 और 5 दिखना चाहिए। 2 और 5 दिखेगा तभी, है ना, तभी वो नंबर जो है एंड होगा क्या चीज से, 0 से। ठीक है, अन्यथा ऐसा कोई भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तब हम क्या लिख सकते हैं कि वहां पर जो हमारा है 5 जो है मिसिंग है, 5 इज मिसिंग in the prime factorization। ठीक है, यानी कि जो हमारा 4 टू द पावर n है इसके फैक्टराइजेशन में हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यदि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होता तब फिर वो क्या होता कि 0 से स्टार्ट करता। इसीलिए हम लोग तब क्या लिख देंगे कि सो अ नंबर एंडिंग विथ 0 definitely contains 2 into 5 at least 4 ones। यानी कि कम से कम एक बार हमारा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, 2 और 5 दिखना चाहिए। एटलीस्ट 1
टाइम्स, है ना, वंस इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो पहला थ्योरम, पहला जो क्वेश्चन था आपका समझ में आ गया कि कोई भी नंबर जो है 4 टू द पावर n में ऐसा कोई नंबर नहीं नेचुरल नंबर है जिससे हमारा इंड होगा 0 से। अब 0 होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें हमारा 4 टू द पावर n था, वहां पर यदि 5 दिख जाता तब फिर हम क्या कह सकते हैं कि हाँ वो इंड हो सकता है 0 से, है ना। तो ये आपको रिगार्डिंग आपको लिख देना है कि अ नंबर इंड विथ 0 definitely contains 2 into 5 at least for once in its prime factorization। क्लियर है, तो पहला एग्जांपल हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल सेकेंड हमारा क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड है, 3 मेथड है, उसमें से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमारा नंबर जो दिया हुआ है 6 और क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 3 जा 3 1 जा। अब ये 20 का हम करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 0, फिर 2 से 2 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा। ठीक है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा जो आ रहा है 2 into 3 आ रहा है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिएगा कि 20 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ जा रहा है 2 into 5। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1, पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 5 टू द पावर 1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एचसीएफ हमारा क्या है। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। दैट मीन्स हमारा क्या कहता है कि एचसीएफ को पहले समझिए तब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है, अब यहां इसका एचसीएफ का कहना है कि दोनों में आप जो प्राइम फैक्टर किए हैं उसमें कॉमन को देखना है। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप यहां पर देखेंगे कि 2 है और यहाँ 2 है। अब 2 हमारा कॉमन है। अब देखेंगे दोनों में से यहां पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों में 2 और 2 दोनों जगह दिख रहा है। अब दोनों में जो लोवेस्ट पावर है क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में देखिए 2 2 कॉमन है, उसमें से लोवेस्ट पावर क्या है 1 है, तो 2 टू द पावर 1 होगा। क्या इसके आगे कोई मैच कर रहा है, नहीं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम को समझते हैं कि एलसीएम हमारा क्या है। अब देखिए यहां पर हम एलसीएम को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन था क्या था 2 और अब पीछे करके देखते हैं 6 और 20। ठीक है, तो 6 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 into 3, इसको हम लोग लिखे थे 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। अब आप यहाँ पर 20 था तो उसको हम लिखे थे 2 into 5, यानी कि 2 टू द पावर हमारा 2 था और 5 टू द पावर 1 था। अब एलसीएम हमारा क्या कहता है, एक बार डेफिनेशन को समझ लीजिए, बाकी आप बार बार ऐसा डेफिनेशन लिख के नहीं बनाना है। इसका कहना है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। ठीक है, देखिए एलसीएम का क्या कहना है कि आपको देखिए कि इसमें कौन कौन नंबर इन्वॉल्व है। भाई ये 6 और 20 में कौन कौन नंबर आपको दिख रहा है, तो क्या क्या नंबर दिख रहा है 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर आपको यहां पर दिख रहा है क्या, नहीं। अब इसमें यदि नंबर दिख गया तो देखिए कि 2 का जो दोनों में यानी कि इसमें और इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। अब 3 जो है 3 आपको दिख रहा है तो दोनों में आपको देखना है कि हाईएस्ट क्या है,
तो मैक्सिमम हमारा 1 ही दिख रहा है। 5 को देखेंगे तो 5 हमारा क्या है, 5 अकेले और पावर में 1 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब 2 का पावर 2 कहने का मतलब 4 होता है, और यहां से 3 इंटू 5 तो कितना होगा, 4 तिया 12 यानी 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि एलसीएम जो हमारा क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी कि जो प्राइम फैक्टर जो आपका हुआ है उसमें कौन कौन नंबर जो है आपको इन्वॉल्व है, यानी वो चेहरा दिख रहा है, कौन कौन सा नंबर का चेहरा दिख रहा है, और वो दिखने के बाद उसको लिखिए, और लिखने के बाद देखिए कि उसमें से सबसे ज्यादा पावर को लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 दिख रहा था, तो 2 दिख रहा था, तो दोनों में 2 दिख रहा था, 2 में से हाईएस्ट पावर क्या था, 2 था, तो 2 का पावर 2 लिख दिया। अब 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 3 एक बार दिख रहा है और 5 का पावर 1 दिख रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। और एचसीएफ हमारा क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहां पर एक चीज को और समझना है कि जैसे मान लीजिए रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में हम रिलेशन को समझते हैं, लेकिन ये रिलेशन कब काम होगा, जो 2 नंबर दिया हुआ ए और बी, यानी 2 ही नंबर पर ये रिलेशन काम होगा। दैट मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एचसीएफ ऑफ ए और बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम 2 नंबर का ए और बी का, जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 नंबर दिया हुआ है ए इंटू बी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अब एवं जो एग्जाम्पल हमारा दिया था 2 नंबर, मान लीजिए कि ए हमारा 6 था और बी हमारा 20 था, ठीक है। अब इसमें हम लोग फिट करके देखते हैं कि हमारा वो फिट होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ हमारा क्या निकला था, एचसीएफ ऑफ 6 और 20 को लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ 6 इंटू 20 लिखेंगे, और दोनों नंबर हमारा 6 इंटू 20 के आपस में बराबर होना चाहिए। तो एचसीएफ ऑफ 6 इंटू 20 हमारा क्या निकला था, तो 2 निकला था। और आप यहां पर देखेंगे एलसीएम ऑफ 620 हमारा क्या निकला था, 60। अब आप यहां पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूना 12 यानी 120। अब इधर से देखेंगे 6 दूना 12 120, 120 और 120 आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हो जा रहा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज में इसको हम समझते हैं। यानी कि अब आप यहां पर कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एचसीएफ ऑफ ए और बी, ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या कर सकते हैं कि एलसीएम ऑफ ए और बी का, ए और बी का एलसीएम आपको पता है, तो दोनों प्रोडक्ट नंबर भी पता है, तो आप उसको यहां से एचसीएफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला, एलसीएम निकालना हो कोई भी 2 नंबर का और 2 नंबर पता है और एचसीएफ आपको पता है, एचसीएफ उसका पता है, तो ए इंटू बी करके वो नंबर से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि वही 2 नंबर ही आपको निकालना हो तो क्या करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां से बहुत सारे फॉर्मूला और भी डिराइव किए जा सकते हैं, तो नेक्स्ट पेज में अब देखिए जैसे हमारा चौथा फॉर्मूला कि एचसीएफ दिया हुआ है, 2 नंबर एचसीएफ हमारा गिवन है और एलसीएम भी हमारा, मान लीजिए एचसीएफ हमारा एक्स गिवन है और एलसीएम भी हमारा गिवन है, मान लीजिए वो हमारा वाई है, और एक नंबर भी गिवन है, ए नंबर भी गिवन है। हमको निकालना होगा बी हमारा क्या होगा, तो डायरेक्ट देखिए इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं कि ए और बी हमारा दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमारा एलसीएम ए और बी का वो क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, यानी ए इंटू बी होता है। अब देखिए एचसीएफ हमारा क्या दिया हुआ था, एक्स दिया हुआ था, एलसीएम हमारा वाई दिया हुआ है और एक नंबर ए दिया हुआ है और बी हमको फाइंड करना है, तो बी बराबर हमारा हो जाएगा एक्स इंटू वाई बाई ए। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड हमारा एनसीईआरटी का क्या कहता है कि फाइंड द एचसीएफ
96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जब आप एचसीएफ निकाल लेंगे, हेंस फाइंड देयर एलसीएम, यानी एचसीएफ निकालने के बाद आपको एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ निकाला हो जाएगा तब आपको एलसीएम निकालना है एचसीएफ का यूज करके, ना कि अलग अलग। ठीक है, तो ये हमारा दो नंबर दिया हुआ है 96 और एक 404। तो पहले हम लोग 96 का फैक्टराइजेशन करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। 2 से हम लोग देखेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 जाएगा 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 जाएगा 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, 2 से 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। अब ये स्टॉप हो गया, यानी कि 96 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक नंबर हमारा 3 है। आप बोलेंगे सर कि इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं। 2 का पावर कितना है 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा और 3 का पावर 1 है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब 404 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 404 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए 404 का हम करेंगे तो 2 से जाएगा 2 2 जा 2 2 जा, यहाँ से 2 1 जा 0 2 1 जा। अब क्या 101 हमारा फैक्टराइज होगा? नहीं होगा। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। आप इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 100 पावर 1। अब आप इसमें हमको क्या करना है कि एलसीएम सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम आपको क्या बताएं कि दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में हमारा क्या कॉमन हो रहा है देखेंगे। यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 लिख देंगे। अब इसमें से लोवेस्ट पावर को लिखना है। अब यहाँ 2 पर पावर 5 है और 2 पर पावर 2 है, तो यहाँ लोवेस्ट पावर हमारा 2 पर पावर 2 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। बाकी तो आपको मैच नहीं कर रहा है, तो 4 हमारा क्या आ गया एचसीएफ हो गया। अब देखिए इसी का यूज करके हमको क्या करना है एचसीएफ और ये दो नंबर जो दिया हुआ है यानी कि 96 और 404 का यूज करते हुए हमको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो इसका हम फॉर्मूला आपको बताए थे। अब आपका यहाँ पर क्या हो गया कि एचसीएफ आपका गिवन है। एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ आप देखेंगे तो इसका कितना है 4 है, तो इसका हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे। और दो नंबर यानी कि ए दिया हुआ है हमारा कितना, एक नंबर हमारा जो है 96 है और बी नंबर जो है हमारा है 404। अब यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर क्या होता है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी कि a इंटू बी डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो a हमारा कितना है 96, b हमारा कितना है 404। अब यहाँ एचसीएफ हमारा कितना है 4। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 से क्या होगा 4 1 जा 0 4 1 जा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 96 96। तो इसका ये क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि हम लोग क्या किए एचसीएफ का यूज करके एलसीएम निकाल दिए। अब देखिए एग्जाम्पल 4 हमारा कहता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है। तो नंबर क्या है 6 72 और 120। तो सबका हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो इसका निकालेंगे तो 2 से 2 3 जा, 3 से 3 1 जा। तो 6 का हमारा क्या आ गया 2 इंटू 3। उसके बाद 72 का निकालते हैं। तो 72 का हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से जाएगा 2 3 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। यानी इसका क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। इसको हम लोग और एक फॉर्म में लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। ठीक है, अब 120 को हम लिखते हैं। तो 120 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 5 जा, फिर 3 से 3 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 है या 3 है, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 1। इसको नहीं लिखेंगे। अब हमारा एचसीएफ क्या होता है कि जो तीनों में पहले कॉमन हो, तो तीनों में जो कॉमन है उसको हम लिखेंगे। तीनों में हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है और यहाँ पर भी 2 दिख रहा है। 2 को लिख देंगे।
अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, तो 3 भी आपका लिखेंगे। अब यहाँ क्या तीनों में और कोई मैच कर रहा है? नहीं। अब देखिए 2 का पावर सबसे कम क्या है, तो 2 का पावर अकेले 1 है, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा। और 3 का पावर सबसे मिनिमम क्या है, तो 1 ही है, तो इसका एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6। ठीक है। अब एलसीएम क्या कहता है कि इस पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, तो क्या क्या नंबर दिख रहा है? एक तो 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, उसके बाद क्या और कोई नंबर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है। अब इसका हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर पूरे फैक्टर में, पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में 672 और 120 का सबसे ज्यादा पावर हमारा क्या दिख रहा है, तो 2 पर पावर 3 दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3। अब 3 का देखिए, 3 का मैक्सिमम पावर हमारा क्या दिख रहा है, तो मैक्सिमम और मैक्सिमम देखा जाए तो पावर में 2 दिख रहा है, तो इसका 2 का पावर 2 हो जाएगा। और 5 देख रहे हैं तो 5 का मैक्सिमम पावर अकेले है, तो यहाँ पर देखिए 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 को करेंगे तो 3 तिया 9 और 5, आप सबको गुना कर देंगे, तो सबको हम गुना करेंगे तो कितना हमारा नंबर आएगा, देखिएगा 8 पचे 40, तो 40 को फिर 9 से गुना कर दें, तो 9 चौक 36 और एक तो 0, यानी 360 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ जो हमारा था वो हमारा 6 आया और एलसीएम जो है हमारा क्या आया, 360 आया। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा, ठीक है, क्या हमारा एलसीएम यानी कि एचसीएफ ए बी सी तीनों नंबर का एलसीएम ए बी और सी क्या तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना आया था, सबसे पहले आप देखिए कि एचसीएफ हमारा यहाँ पर कितना आया, 6 और एलसीएम 360। ठीक है, तो एचसीएफ इसका हमारा कितना आया था, 6 और इसका हमारा 360, और तीनों नंबर हमारा कौन कौन सा नंबर था, तो आप देख सकते हैं कि हमारा 6 72 120, यानी क्या था, 6 72 120। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। 6 और 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2160, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 51,840। क्या दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, तो नहीं। दैट मीन्स कभी भी 3 नंबर का एचसीएफ जो दिया हुआ है ए बी सी, वो कभी भी आपस में दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारा एलसीएम ए बी और सी, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है ए गुने बी गुने सी। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, रिमार्क्स में याद करना है। कभी भी 3 नंबर का जो हमारा है एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट नहीं होगा ए बी सी के नंबर का। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लिए। अब एग्जाम्पल मेरा कंप्लीट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 1.1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो है 1.1 को हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये पूरा क्लास जो है इम्पोर्टेंट क्लास रहा। ठीक है, यदि आपको 1% भी अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, दबा के लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।